एम्बुलेंस रिस्टोरेशन। अंबापेट कहकर एक दूरवर्ती गांव में एक छोटा सा सरकारी अस्पताल था। उसमें डॉक्टर कभी भी नहीं रहता था। कंपाउंडर काशी आए मरीजों का इलाज करके बेचता था। उस अस्पताल के बगल में एक पुराना खराब हुआ एम्बुलेंस रहता था। वो 10 साल से काम नहीं कर रहा था। एक दिन प्रभु कहकर एक आदमी उनका गर्भिणी पत्नी को उस अस्पताल में लेकर आया। सर, मेरा पत्नी का पेट में बच्चा उल्टा हो गया लग रहा है। दर्द सह नहीं पा रही है सर। तुरंत डॉक्टर को बुलाइए सर। कहां से बुलाऊं? डॉक्टर तो शहर में एक प्राइवेट क्लिनिक चला रहा है। वो महीने में एक ही बार दस्तखत करने के लिए इधर आता है, इसलिए इधर डॉक्टर और नर्स सब मैं ही हूँ। तुम्हारे पत्नी को तुरंत सर्जरी करना है, वो तो मैं नहीं कर सकता हूँ। तुरंत शहर लेके जाओ। फिर तो एम्बुलेंस का इंतजाम कीजिए सर। वो एम्बुलेंस तो 10 साल पहले खराब हो गया है भाई। उसका रिपेयर के लिए दिया हुआ सरकारी निधि भी ये डॉक्टर खा लिया है। केवल रिकॉर्ड के लिए वो काम करता है, रोड पर काम नहीं करता है। महीने में उसका पेट्रोल खर्चा भी दिखाकर पैसे खाता है। इसलिए टाइम वेस्ट मत करो और तुम्हारा बीवी को कैसे भी शहर लेके जाओ। तब प्रभु बहुत घबरा गया और उसका हाथ पैर नहीं हिल रहे थे। वो एक ऑटो को रोका। देखो बाबू, मेरी बीवी को तुरंत शहर लेके जाना है। अच्छा किराया मिला है, सोचकर ले जाता हूँ, लेकिन 5,000 होते हैं। क्या 5,000 रुपए? शहर तो 50 किलोमीटर से भी ज्यादा नहीं है। अब तो बहुत ज्यादा पूछ रहे हो। मेरे पास इतने पैसे नहीं है। इमरजेंसी है ना, इसलिए थोड़ा ज्यादा खर्चा होता है। पैसे नहीं है तो सरकारी बस में लेके जाओ। 50 जगह पर रोककर शाम तक पहुँचाते हैं शहर। कहकर चला गया। प्रभु और कुछ नहीं कर पाया और लक्ष्मी को बस में चढ़ाया। और शहर में सरकारी अस्पताल में लेके गया। डॉक्टर उनका पत्नी को ऑपरेशन थिएटर में लेकर गया। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आकर, सॉरी मिस्टर प्रभु, माँ को बचा पाए लेकिन बच्चे को नहीं बचा सके। 1 घंटे पहले आते तो शायद बचा सकते थे। तब प्रभु बहुत रोया। कुछ दिनों के बाद प्रभु काशी से मिला। सर, मैं इस एम्बुलेंस को रिपेयर करता हूँ और चलाना चाहता हूँ, वो भी मेरे खुद के पैसों से। काशी हैरान होकर, क्या खुद के पैसों से? क्यों भाई, क्यों करना है इतना मेहनत? सरकार को जो नहीं है वो जिम्मेदारी तुम क्यों ले रहे हो? मेरा परिवार को जो नुकसान हुआ था इस गांव में और किसी के साथ नहीं होना चाहिए सर। इसलिए मैंने अपना खेत को बेच दिया और इस एम्बुलेंस को रिपेयर करके इस गाँव के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। बहुत लोग तो उनका नुकसान हुआ तो दूसरों को भी नुकसान होना है कहकर चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे थोड़े ही लोग हैं जिसका नुकसान होता है वो दूसरों को नहीं होना है कहकर सोचते हैं। आपका अच्छाई के लिए मैं तो सलाम करता हूँ सर, कहकर उनको सैल्यूट किया। तब प्रभु उस एम्बुलेंस को लेकर रिस्टोरेशन करना शुरू किया। 2 मैकेनिक बहुत दिन मेहनत करके उस एम्बुलेंस को अच्छे से रिस्टोर किए थे। उस दिन से प्रभु उस गांव में जो भी बीमार होते थे उनको एम्बुलेंस में चढ़ाकर शहर में ले जाने लगा। ऐसे रात और दिन का भेद छोड़कर बहुत मेहनत करने लगा। बहुत लोगों का जाने बचाया था। ये बात सब न्यूज़पेपर में छापा। उसे वो जिले का कलेक्टर ने देखा। वो तुरंत उस सरकारी डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया। प्रभु को 10 लाख रिवार्ड देकर आदर भी किया। लक्ष्मी और काशी बहुत खुश हो गए थे। उस अस्पताल को एक नया अच्छा डॉक्टर आया था। एम्बुलेंस के लिए एक ड्राइवर को भी रखे थे। लोग बहुत खुश हो गए। ओल्ड कार रिस्टोरेशन। एक गांव में नंदूलाल नाम का एक जमींदार रहता था। वो बहुत कंजूस और लालची आदमी था। नंदूलाल उसके पास काम करने वालों को कुछ न कुछ कारण कहकर वेतन नहीं देता था। एक दिन उसकी बीवी रुक्मिणी, आप जो कर रहे हो वो बहुत गलत है जी। ऐसे काम करने वालों का मेहनत का कमाई छीन लेंगे तो किसी न किसी दिन पाप लगेगा।
ये पाप और पुण्य का हिसाब रखेंगे तो हम इस दुनिया में नहीं जी सकते हैं। मैं तो हमेशा और कितना ज्यादा पैसा कमाना है ये बात सोचता रहता हूँ, लेकिन तुम उनको गंवाने के लिए हमेशा रेडी रहती हो। अंदर जाकर काम देखो। नंदूलाल के घर में जंग लगा हुआ एक पुराना कार था। उसको नंदूलाल धूप में सूखने दिया, बारिश में भीगने दिया और भी खराब होने के लिए देख रहा था। एक दिन नंदूलाल के घर में एक आदमी आया। माँ जी, साहब जी, मेरा नाम तुकाराम है। मैं एक अनाथ हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, इसलिए मैं आपके घर में काम करने के लिए फैसला लिया हूँ। आप लोगों को मेरे परिवार के जैसे देखूंगा, ठीक है ना? तब नंदू हैरान होकर, क्या मेरे घर में काम करने के लिए तुम खुद फैसले लिए हो और हमको तुम्हारे परिवार के जैसे देखोगे? तुम पागल हो क्या? फिर भी तुम्हें मेरे बारे में शायद मालूम नहीं है। मेरे पास काम करने वालों को वेतन वगैरह। वेतन? मैं तो आपको कुछ भी वेतन नहीं दे सकता हूँ मालिक। चाहिए तो 4 लोगों का काम मैं खुद अकेला कर दूंगा। कृपया करके ना मत कहिए मालिक। ये कोई देर दिमाग जैसा लग रहा है, हमें सही से मिल गया है। अरे बाकी काम वालों को काम से निकाल दो, सबका काम इससे ही करवाओ। तब रुक्मिणी ने सर पकड़ लिया। हाँ, ठीक है, तुम बहुत पूछ रहे हो इसलिए मान रहा हूँ, मगर मुझे घर और सामान हमेशा साफ रहना चाहिए, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, समझे? मेरा काम आप ही देखोगे मालिक। उस दिन से तुकाराम हर 1 घंटे को घर को साफ करने लगा। रसोई के बर्तन को हर रोज 10 बार साफ करने लगा। रुक्मिणी को टीवी भी ठीक से देखने न देकर उसे हमेशा पोंछता रहता था। रुक्मिणी ये सब देखकर सर पकड़ लिया। नंदूलाल तो बहुत खुश था। एक दिन नंदूलाल ने रुक्मिणी को उसके पुराने कार के पास लेकर गया। देखो रुक्मिणी, इस खटारा कार को घर में क्यों रखते हो कहकर झगड़ा करती थी ना, उसका कारण अब बताता हूँ। ये कार मेरा दादाजी को अंग्रेज के तरफ से लॉर्ड जेंट बैटन ने गिफ्ट दिया था। इस कार को उस जमाने में बहुत कीमती चीज जैसे देखते थे, सिर्फ रॉयल फैमिलीज को ही बेचते थे। फिर बाद में इस कार के कंपनी वालों ने इसे तैयार करना ही बंद कर दिए। अभी तक इंग्लैंड के म्यूजियम वालों से बात किया, पहले तो वो लोग विश्वास नहीं किया कि अभी भी ऐसा मॉडल है। अब सच में ये कार मेरा पास है कहकर पता चला। मुझसे रेट बात करने के लिए इंग्लैंड भी बुलाया है। कल ही मेरा सफर है, कम से कम इसको 10 करोड़ में बेच दूंगा, तुम देखते रहना। फिर रुक्मिणी हैरान होकर, इतने पुराने कार को 10 करोड़? अगर इसी को अच्छा करके नया जैसे बनाया तो सोचिए जी, 20 करोड़ आएगा, है ना जी? घंटा आएगा, 20 रुपए भी नहीं मिलेगा। एंटिक्स मतलब क्या होता है तुम्हें पता है? पुराना सामान, उनका मूल्य जो होता है वो नया चीज में नहीं होता है। तुम्हें समझाना है तो इजिप्ट में होने वाला मम्मी, पुराने मूर्तियां और पुराने इमारतों को जो मूल्य है इस दुनिया में और किसी को भी नहीं है, समझी? रुक्मिणी को कुछ भी समझ में नहीं आया। अगले दिन नंदूलाल खुशी खुशी से इंग्लैंड चला गया। तुकाराम उस कार के पास आकर, अरे ये तो बहुत खराब हो गया है। इतने दिन घर के काम में व्यस्त होने के कारण इसे तो मैं ध्यान ही नहीं दिया। मालिक आने से पहले इसे अच्छा चमकाकर नया कार जैसे करूंगा। वो खुशी से घस खाकर गिरना निश्चय है। फिर तुकाराम ने उस पुराने कार को रिस्टोर करना शुरू किया। उसका वेल्डिंग किया, पेंट लगाया, नया सीट और स्टीयरिंग भी लगाया। ऐसे सब पार्ट्स को बदल दिया। थोड़े दिन के बाद नंदूलाल इंग्लैंड नेशनल म्यूजियम के हेड जोस्ट बटलर को घर लेकर आया। उस कार के पास जाने के बाद उधर पुराने कार के जगह में चमकता हुआ नया कार दिखाई दिया। तब नंदूलाल घबरा गया। क्या रे, ब्रिटिश के टाइम के विंटेज कार कहकर इस नया कार मुझे बेचने के लिए सोच रहे हो? शक आकर मेरा यहाँ आना अच्छा हुआ, नहीं तो तुम मुझे ये बेचकर धोखा देने वाले थे ना, कहकर उसे खूब मारा। तुम्हारे ऊपर क्रिमिनल केस बुक करूंगा, देखते रहो, कहकर जोस्ट बटलर गुस्से से उधर से चला गया। तब नंदूलाल कुछ भी नहीं कह पाया। तभी वहां तुकाराम आकर, मालिक मैंने ही आपका पुराने कार को अच्छा किया, कैसा है? नंदूलाल को बात समझ में आ गया। तब कैसा है पूछ रहे हो? 10 करोड़ आंखों के सामने से गया तो कैसे होगा रे? वेतन नहीं देने की कंजूसी में तुमको मैंने काम पर रखा, अभी देखो क्या हो गया। इसलिए मेरे चप्पल से मुझे खुद मारना होगा, कहकर उसके चप्पल को निकालकर खुद को मारने लगा।
अरे ओ मालकिन, शायद मालिक पागल हो गया है, जल्दी आइए, कहकर चिल्लाया। इनको सही सबक मिल गया। वन व्हील मोटर बाइक चैलेंज। एक गांव में लांबा नाम का एक बूढ़ा रहता था। वो मिस्त्री का काम करता था। उसकी पत्नी का नाम था सुमति। उसके बेटे का नाम था मदन। वो बिना जिम्मेदारी के आवारागर्दी करता था। वो अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलता, शराब पीता और यूं ही वक्त गुजारता रहता था। वो शराब के नशे में धुत बाइक चलाकर घूमता रहता था। एक दिन सुमति, हाँ जी सुनो, हमारा बेटा दिन बर दिन बिगड़ता जा रहा है। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर गलत काम कर रहा है। वो घर के चीजों को चुराकर उन्हें बेचता रहता है। मैं नहीं जानती थी कि आपने बेटा इतना निकम्मा होगा। ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है। कोई बात नहीं, जाने दो। अगर ऊपर वाले ने दया की तो उसमें भी कोई बदलाव आएगा और वो भी अपने जिंदगी की जिम्मेदारी समझ जाएगा। अब तुम ही बताओ, मैं भला उसे जानबूझकर क्यों बिगाड़ूंगा? मैं उसकी बातों पर यकीन करके ही तो उसे पैसे दे रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो पैसों को गलत काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैंने कोई सपना तो नहीं देखा कि वो कॉलेज फीस के लिए पैसे मांग कर उससे वो शराब पिएगा। हे भगवान, ये कैसी सजा दे रहे हो हमें? ठीक है, तुम चिंता ना करो, बस सब अपने किस्मत है। एक दिन सुमति खाना बनाते बनाते अचानक गश खाकर गिर गई। उसे तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उसकी जांच की और देखो भाई लांबा, तुम्हारे पत्नी के दिल का ऑपरेशन करना होगा। 6 लाख रुपए तक खर्च होगा। तुम तुरंत पैसों का इंतजाम करो, हम ऑपरेशन करेंगे। देर करोगे तो जान का खतरा है। यूं कहकर वो चला गया। हे भगवान, 6 लाख रुपए मैं कहां से लाऊं? मेरे समझ में नहीं आता कि मैं अपनी पत्नी की जान कैसे बचाऊं। कहकर दुखी होने लगा। अरे आप चिंता ना करो, इतने पैसा खर्च करने की हमारे हैसियत नहीं है। मुझे घर ले चलो, मैं और कितने दिन जिंदा रहूंगी ये सब ऊपर वाले पर छोड़ दो। मेरी बात मानो, मुझे घर ले चलो। हाँ, माँ सही कह रही है। अब इन पर 6 लाख रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है? वैसे इतने पैसे हमारे पास हैं कहाँ? घर ले चलते हैं। माँ बच गई तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। यूं वे सुमति को घर ले आए। वो घर पर आराम करने लगी। एक दिन मदन खूब पिया हुआ था और बाइक चलाते हुए आया तो दीवार से जा टकराया। तब बाइक का अगला टायर बाहर निकला आया। बाइक भी चकनाचूर हो गया। वो उन सारे टुकड़ों को समेटकर एक रिक्शा में घर ले आया। उन टुकड़ों को लांबा को दिखाते हुए, पिताजी ये क्या, आपने इतनी बेकार गाड़ी खरीद कर दिया? अब देखो, इसका अगला पहिया काम नहीं करता और बाइक के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। अब मैं क्या करूं? बेटा, घर की हालत अब बिल्कुल ठीक नहीं है। 4 दिन ठहर जाओ, मैं किसी तरह उसको ठीक करा दूंगा। वैसे तुम्हारे माँ के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम कैसे करूं, ये नहीं समझ में आ रहा है। अरे ये क्या पिताजी, जब देखो माँ की बातें करते रहते हो। उनका जो हो सो हो, मुझे क्या? इस बाइक को ठीक करके दोगे तो मुझे मंजूर नहीं। मुझे नए बाइक की जरूरत है, वरना मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। बेटा, मैंने कहा ना, कुछ दिन ठहर जाओ, समझा करो। मैं क्यों समझूं? हट, मैं अब इस घर में एक पल नहीं रहने वाला। मैं फिर कभी अपनी शक्ल तुम लोगों को कभी नहीं दिखाऊंगा। कहकर गुस्से में वहां से चला गया। ये बात उसने अपने पत्नी से कहा तो वो भी बेचारी बहुत दुखी हुई। कोई बात नहीं, वो जा कहीं भी हो, खुश रहे, बस यही चाहिए। चलो, अब हमारे देखभाल करने की जिम्मेदारी उस पर नहीं होगी। एक दिन उनके घर के बाहर ऑटो में एक आदमी ऐलान करता हुआ जा रहा था। सुनो सुनो सुनो, सब ध्यान से सुनो। द ग्रेट बाइक रेस चैलेंज। परसों बाइक रेस की प्रतियोगिता है। जो इस रेस में विजयी होगा उसे 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। आओ, इसमें भाग लो और 10 लाख रुपए का इनाम जीतो। द ग्रेट बाइक रेस चैलेंज। ये सुनकर लांबा सोच में पड़ गया। उसका बेटा जो टूटा हुआ बाइक छोड़कर चला गया था, उस पर उसकी नजर पड़ी।
उसने सोचा, अगर मैं इस प्रतियोगिता को जीता तो अपने पत्नी का इलाज कर पाऊंगा, पर इस प्रतियोगिता में भाग कैसे लूं? ये बाइक तो एकदम चकनाचूर है और ऊपर से इसका अगला पहिया तो गायब है, पर किसी तरह मुझे इस मुकाबले को जीतना ही होगा। बाद में लांबा ने बहुत मेहनत करके किसी तरह उस बाइक को 1 व्हील मोटर बाइक के रूप में तैयार किया। वो उसे चलाते हुए गांव में जाने लगा। वहां मैदान में सारे बाइक रेस लगाने के लिए तैयार थे। एक बाइक पर बैठा लड़का, अरे दादाजी, इस उम्र में भी रेस लगाना चाहते हो? हम ये सोचते हैं कि 2 पहियों पर चलाना ही रिस्क है और आप 1 पहिए वाला मोटर बाइक चलाकर रेस जीतना चाहते हो। अरे दादाजी, आप लगता है गलती से रेस लगाने आ गए। आपको इस बाइक को लेकर सर्कस में जाना चाहिए, वहाँ इसे देखकर लोग पैसे देंगे। तभी रेफरी ने 1 2 3 कहकर सीटी बजाई। बस सारे बाइक रेस लगाने लगे। अंत में लांबा ने अपने 1 व्हील मोटर बाइक के साथ उस रेस को जीत लिया। जज ने उसे 10 लाख रुपए का इनाम दिया। ये देखकर सबने खुशी से ताली बजाई। उन पैसों से लांबा ने अपने पत्नी का इलाज कराया और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। इलेक्ट्रिक स्कूटर फायर रेस्क्यू। एक गांव में उत्तप्पा नाम का व्यक्ति रहता था। जब भी मार्केट में कोई नया वस्तु आता, उत्तप्पा उसे ऑनलाइन में बुक करता। इस तरह उसने नए नए मोबाइल फोन, कैमरा वगैरह खरीदा। आखिरकार घर का काम करने के लिए उसने एक रोबो को भी खरीदा। एक दिन उसकी पत्नी ज्योति, ये क्या पागलपन है? आप जो पैसे कमाते हैं यूँ बेकार की चीजों में खर्च कर देते हैं। इस रोबोट का काम यही है कि मेरा काम बिगाड़ना, और कोई काम का नहीं है ये। सवेरे से लेकर शाम तक इसकी आवाज सुन सुनकर मैं परेशान हो गई हूँ। अरे भगवान, तुम एक बात नहीं समझ रही हो। इस पोल्यूशन की वजह से हमारी जमीन अब उपजाऊ नहीं रही, इसीलिए हमें अंतरिक्ष यान में बैठकर किसी और ग्रह जाने के लिए भी तैयार होना चाहिए। इसीलिए हमें पहले से ही ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का आदत डाल लेना चाहिए। इसीलिए मैं ये सब खरीद रहा हूँ। मैं वर्तमान में नहीं, भविष्य में जीता हूँ। ज्योति ने सिर पकड़ लिया। एक दिन उत्तप्पा ने इंटरनेट में एक इश्तिहार देखा। वो तुरंत अपने पड़ोसी सूरज के पास गया। सूरज भाई, ये डकोटा कंपनी वाले बहुत जल्द बाजार में इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर रहे हैं। अब हम केवल 1000 रुपए भर कर बुक कर सकते हैं। 6 महीने बाद वो स्कूटर डिलीवर होगा। मैंने अभी अभी पैसे भरे हैं, आप भी भर दो, वरना वो स्कूटर तुम्हें जल्दी नहीं मिलेगा। अच्छा, उसका इतना डिमांड है? वैसे वो इलेक्ट्रिक स्कूटर है कितने का? सिर्फ 1.5 लाख रुपए का है बस। उसमें जीपीआरएस, वॉइस कमांड, एंटी थेफ्ट अलार्म जैसे सहूलियतें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमने इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा तो हम ये प्रदूषण से भी बचाते हैं वातावरण को। सोच लीजिए। भाई, बात तो तुम सही कह रहे हो, पर इस वक्त 1.5 लाख खर्च करने की स्थिति में नहीं हूँ। अब रहने दो। 6 महीने बाद उत्तप्पा ने उस इलेक्ट्रिक स्कूटर का डिलीवरी लिया। उसने वो इलेक्ट्रिक स्कूटर सूरज को दिखाया। देखा भैया, है ना बहुत स्टाइलिश? वैसे आप सबको मेरा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि अपने गांव का प्रदूषण बचाने के लिए मैंने इतने पैसे खर्च किए हैं। आज से मैं एक आदर्श नागरिक बनूंगा और गांव वालों को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए प्रेरित करूंगा। यूं उस दिन से उत्तप्पा गांव वालों को अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखाने लगा और उसकी बढ़ाई करने लगा। एक दिन उत्तप्पा वो स्कूटर चलाते हुए जा रहा था। उसे उसका सीट गर्म लगने लगा। ये क्या, सीट गर्म क्यों है? अरे हाँ, धूप में गर्म हो गया होगा, ऐसा सोचा। थोड़ी दूर जाने के बाद उस स्कूटर से धुआं निकलने लगा। अरे कौन है कमबख्त जो ये सड़क पर धुआं छोड़ रहा है? साहब, वो तो आपके स्कूटर से धुआं निकल रहा है। यूं कहने लगा तो उत्तप्पा अनसुनी करके जाने लगा। जैसे ही उसका स्कूटर कार वॉश दुकान के सामने से गुजरने लगी तो उसमें से
आग निकलने लगा। उतप्पा ने स्कूटर रोका और छलांग मारकर स्कूटर से दूर जा गिरा। उस स्कूटर को जलते हुए देखकर लोग परेशान हो गए। तभी वाटर वॉश करने वाले ने अपनी पाइप से उस स्कूटर का आग बुझाया। सबने चैन की सांस ली। उतप्पा जले हुए कपड़े और काले मुंह के साथ घर लौटा। तभी उसके पड़ोसी सूरज ने उसे रोका। उतप्पा देखो, मैंने भी तुम्हारी ही तरह डेकोटा कंपनी से इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदा है। भाई, ये प्रेरणा तुमसे ही मिली है। अरे वैसे तुम्हें हो क्या गया? तुमने भी खरीद लिया। अच्छा काम किया, कहकर जो कुछ हुआ सब बताया। सूरज परेशान हो गया। घर लौटे अपने पति को देखकर ज्योति, ये क्या हो गया? रुको रुको, पहले एक बात को साफ कर लेने दो, कहकर उस कंपनी के कस्टमर केयर को फोन किया। दूसरी ओर एक व्यक्ति ने फोन उठाया। उतप्पा ने उसे सारी बात बताई। सर एक बात बताइए, आप जब बाहर गए थे तो बाहर का तापमान कितना था? अब तापमान देखने के लिए मैं कोई वातावरण विभाग में तो काम करता नहीं, पर हाँ गर्मी बहुत थी। ये बात हुई ना सर। सर इलेक्ट्रिक स्कूटर को 25 डिग्री तापमान से ज्यादा हो तो नहीं चलाना चाहिए। अब कंप्यूटर को ही ले लीजिए, अगर एसी ना हो तो कंप्यूटर खराब हो जाता है ना सर। इलेक्ट्रिक स्कूटर का भी यही हाल है। जब मौसम ठंडा हो तभी उसे बाहर निकालना चाहिए, समझ गए ना सर? अरे कमबख्त, अपने देश में सर्दियों में भी दिन के वक्त तापमान ज्यादा ही होता है, तो तुम लोग इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को यहाँ क्यों बेच रहे हो कमीनो? सर हम टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहे हैं। आपने जल्दी की जो पहले ही बैच में खरीद लिया। ओके सर, नमस्ते, कहकर उसने फोन काट दिया। ये बात सुनकर उतप्पा बेहोश होकर गिर गया। सूरज ने एक फायर इंजन बुक किया और जब भी वो स्कूटर चलाता हुआ जाता, फायर इंजन उसके पीछे पीछे जाने लगा। एक दिन उसके स्कूटर में भी आग लग गई। तब फायर इंजन ने उसके स्कूटर का आग बुझाया।